90s के दशक में बॉलीवुड पर एक नाम का राज था। एक ऐसा चेहरा जो हर पोस्टर पे था, एक ऐसा एक्टर जिसकी फिल्में मतलब त्योहार की तरह आती थी, गोविंदा। वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो एक एहसास थे। तो सवाल ये कि जो सितारा इतनी बुलंदी पर था, वो अचानक गुमनामी के अंधेरे में कैसे चला गया? क्या ये सिर्फ वक्त का फेर था या कहानी में कुछ और भी पड़ते थी? ये सवाल आज भी बॉलीवुड की गलियों में पूछा जाता है और इसका जवाब मतलब एक तरफा नहीं है। इसमें अहंकार है, असुरक्षा है, बदलता हुआ सिनेमा है और एक कलाकार के अकेलेपन की कहानी छिपी है। ये सिर्फ एक सुपरस्टार के पतन की कहानी नहीं बल्कि एक पूरे दौर के खत्म होने की कहानी है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। विरार के एक चौल से गोविंदा आहूजा एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां ग्लैमर दूर दूर तक नहीं था, लेकिन हाँ, फिल्मों का सपना जरूर था। उनके पिता अरुण आहूजा खुद एक एक्टर थे, पर उन्हें वो कामयाबी कभी नहीं मिली। घर में मतलब गरीबी का आलम था। हाँ, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में खुद इस दौर का जिक्र किया है कि कैसे राशन वाले से उधार लेने में भी शर्म आती थी। वो लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए स्टूडियोज के चक्कर काटते थे। ये वो संघर्ष है जो अक्सर चमक दमक के पीछे छिप जाता है। उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, सिर्फ अपनी माँ का आशीर्वाद और पैरों में एक अजीब सी बिजली थी। और उसी बिजली ने बॉलीवुड में एक धमाका कर दिया। उनकी पहली फिल्म इल्जाम का वो गाना याद है? स्ट्रीट डांसर। जब वो पर्दे पर आए तो लोगों ने वैसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। बिल्कुल। उस समय के डायरेक्टर्स वो हैरान थे। वो सोचते थे ये कौन है जो माइकल जैक्सन और मिथुन चक्रवर्ती का एक अनोखा मिश्रण लगता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ओरिजिनल है। वो पारंपरिक हीरो की तरह नहीं दिखते थे। न लंबी हाइट, न वो ग्रीक गॉड वाली शक्ल। वो हम में से एक लगते थे। हाँ बिल्कुल, हम में से एक लगते थे, लेकिन नाचते ऐसे थे जैसे कोई और नाच ही नहीं सकता। और इसी अलग अंदाज ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। देखते ही देखते वो एक साल में 10, 12, यहाँ तक कि 16 फिल्में साइन कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, उनका सफलता का अनुपात। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सफलता का अनुपात का मतलब है कि एक एक्टर की 10 में से कितनी फिल्में हिट होती हैं। उस दौर में गोविंदा का अनुपात इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा था। प्रोड्यूसर्स के लिए वो एक चलती फिरती मुनाफे की मशीन थे। उन पर लगाया गया पैसा डूबता नहीं था, और ये बात उन्हें अमिताभ बच्चन और दूसरे बड़े सितारों की लीग में खड़ा कर देती थी। तो ये सिर्फ स्टारडम नहीं था, ये तो एक छत्र राज था। और इस राज की नींव थी कॉमेडी। डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ने तो जैसे बॉलीवुड में कॉमेडी का व्याकरण ही बदल दिया। देखिए, उनकी और डेविड धवन की केमिस्ट्री इसलिए इतनी जबरदस्त थी क्योंकि धवन की कहानी का हर आदमी गोविंदा था। लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ इन दोनों को नहीं जाता। इसमें एक तीसरा स्तंभ भी था, कादर खान। कादर खान के लिखे संवादों को गोविंदा जिस सहजता से बोलते थे वो लिखा हुआ नहीं लगता था। मतलब वो बहुत इम्प्रोवाइज करते थे। बहुत ज्यादा। वो स्क्रिप्ट के शब्दों को अपनी जुबान देते थे, उसे आम बोलचाल का बनाते थे। राजा बाबू का नंदू सबका बंधु या कुली नंबर 1 के डायलॉग्स, ये सब उस तिकड़ी का जादू था। उनकी कॉमेडी सिर्फ हंसाती नहीं थी, उसमें एक इमोशनल कोर होता था। एक छोटे शहर का लड़का जो बड़े शहर में आकर अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेता है। और इसी वजह से वो मास सुपरस्टार कहलाए। ये शब्द आज बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन गोविंदा के संदर्भ में इसका असल मतलब क्या है? मास सुपरस्टार का मतलब है जिसकी अपील टियर 2, टियर 3 शहरों के सिंगल स्क्रीन थिएटर में सबसे ज्यादा होती है। ये वो दर्शक हैं जो हीरो में अपना अक्स देखते हैं, जो सीटी बजाते हैं, सिक्के फेंकते हैं। राजा बाबू का भोलापन, हीरो नंबर 1 की पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये सब बातें उस दर्शक से सीधा कनेक्ट करती थी। गोविंदा इन्हीं के राजा थे। लेकिन फिर कहानी बदलनी शुरू हुई। 2000 का दशक आते आते सिंगल स्क्रीन थिएटर्स मल्टीप्लेक्स में बदलने लगे, और इसके साथ ही दर्शक भी बदल गए। ये सिर्फ थिएटर बदलने की बात नहीं थी, ये दर्शक की मानसिकता बदलने की बात थी। मल्टीप्लेक्स का दर्शक एक अलग तरह की, ज्यादा शहरी कहानी चाहता था। उसे राजा बाबू का गांव नहीं, बल्कि दिल चाहता है का गोवा और सिडनी देखना था। उसे गोविंदा की सादगी नहीं, शाहरुख खान का वो शहरी अंदाज पसंद आ रहा था। अचानक बॉलीवुड का फोकस मास से क्लास पर शिफ्ट हो गया। और गोविंदा इस नए समीकरण में फिट नहीं हो पाए। इसी दौर में उनकी लेट लतीफ़ी के किस्से भी मशहूर होने लगे। कहा जाता है कि प्रोड्यूसर्स उनसे बहुत परेशान थे। हाँ, ये कहानी हमेशा सुनाई जाती है और गोविंदा ने खुद भी माना है कि वो सेट पर लेट पहुंचते थे। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उस दौर में कई बड़े स्टार्स लेट आते थे। ये एक तरह का स्टारडम दिखाने का तरीका माना जाता था।
गोविंदा का मामला इसलिए अलग हो गया क्योंकि जब उनकी फिल्में एक के बाद एक पिटने लगी तो यही लेट लतीफ़ी उन्हें साइडलाइन करने का एक आसान बहाना बन गई। तो क्या ये सिर्फ इंडस्ट्री का बदलना था या गोविंदा की अपनी गलतियों का भी इसमें बड़ा हाथ था? देखिए, ये एक दो धारी तलवार है। एक तरफ उन्होंने बदलते वक्त को पहचानने में शायद थोड़ी देर कर दी। वो अपनी उसी दुनिया में रहना चाहते थे जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री ने भी अपने सबसे बड़े मनी मेकर में से एक को संभालने की कोई कोशिश नहीं की। जब तक वो हिट दे रहे थे, उनकी हर शर्त मंजूर थी। जैसे ही कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। तो जिम्मेदारी दोनों तरफ थी। और यहीं से उनके मन में इंडस्ट्री के खिलाफ एक कड़वाहट पैदा हुई। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि उन्हें जानबूझकर किनारे किया गया, कि उनके खिलाफ राजनीति हुई। उन्हें गहरा दर्द और धोखा महसूस हुआ। और ये सिर्फ काम खोने का दर्द नहीं था, ये भरोसे के टूटने का दर्द था। आप सोचिए, जिन लोगों के कैरियर को उन्होंने अपने पीक पर सपोर्ट किया था, उन्हीं लोगों ने मुश्किल वक्त में उनसे मुंह फेर लिया। बॉलीवुड में सफलता के सब दोस्त होते हैं, असफलता का कोई नहीं। गोविंदा ने सच्चाई का सामना बहुत करीब से किया। एक पत्रकार ने उस दौर में बहुत सटीक लिखा था, बॉलीवुड बदल गया लेकिन गोविंदा नहीं। शायद यही टकराव की असली वजह थी। बिल्कुल। उनका गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं था कि काम मिलना बंद हो गया था। गुस्सा इस बात का था कि सम्मान मिलना बंद हो गया था। एक सुपरस्टार जिसने इंडस्ट्री को सालों तक अपने कंधों पर चलाया, उसे अब नजरअंदाज किया जा रहा था। और जब काम का सम्मान खो जाता है तो उसका असर सीधे आपके मन पर, आपकी आत्मा पर पड़ता है। और शायद यही वो भावनात्मक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने बाद में कई बार किया। उन्होंने एक बार कहा था, आप चलते चलते जाओ और एक दिन कोई ना बोले कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये लाइन सुनने में भी कितनी चुभती है। ये किसी भी इंसान का दिल तोड़ दे। और वो तो एक सुपरस्टार थे जिन्होंने हजारों की भीड़ को अपने इशारों पर नचाया था। ये एहसास के अब आपकी जरूरत नहीं, किसी भी कलाकार को अंदर से खोखला कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया, लोगों पर भरोसा करना कम कर दिया। कई लोगों ने इसे उनका अहंकार समझा, लेकिन असल में ये आत्मरक्षा थी। वो खुद को और ज्यादा चोट पहुंचाने से बचा रहे थे। इसी दौर में उनके निजी जीवन को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आईं। मीडिया में काफी कुछ लिखा गया। हाँ, और उस विषय पर हमें बहुत सावधानी से बात करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बातें सिर्फ अफवाहें थीं। गोविंदा ने हमेशा अपने परिवार को मीडिया की नजरों से दूर रखा है। जो बात उन्होंने खुद मानी वो ये थी कि शोहरत के साथ कई तरह के लालच आते हैं और उनसे भी गलतियां हुई। लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और उसे टूटने से बचाया। मेरे ख्याल से यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। इस मुश्किल दौर के बाद उन्होंने वापसी की कोशिश की। 2007 में पार्टनर आई और ऐसा लगा कि गोविंदा वापस आ गए हैं। पार्टनर एक बहुत बड़ी हिट थी। सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। लोगों को उनका पुराना अंदाज फिर से देखने को मिला, लेकिन वो उस गति को बनाए नहीं रख सके। पार्टनर एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन वो एक नए दौर की शुरुआत नहीं बन पाई। शायद इसलिए क्योंकि वो फिल्म भी 90s के दशक के फॉर्मूले पर ही बनी थी, जबकि सिनेमा उससे बहुत आगे निकल चुका था। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया, सांसद बने, टीवी शोज भी जज किए, पर वो पुरानी वाली बात नहीं बन पाई। उनकी वापसी की कोशिशें दिखाती हैं कि वो एक फाइटर हैं। उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ कोशिशें कामयाब हुईं, कुछ नाकाम रहीं और कुछ को तो नोटिस भी नहीं किया गया। लेकिन एक चीज इन सब उतार चढ़ावों में कभी नहीं बदली, जनता का उनके लिए प्यार। ये बात सच है। आज भी उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो लोग रुक कर देखते हैं। उनके गाने आज भी हर शादी और पार्टी की जान है। वो यादें लोगों के जहन से नहीं मिटी। यही एक सच्चे लेजेंड की पहचान होती है। बॉक्स ऑफिस के नंबर और अवार्ड्स ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह बन जाती है वो हमेशा कायम रहती है। तो आज गोविंदा कहाँ हैं? वो एक शांत जिंदगी जी रहे हैं, मुंबई के शोर शराबे से दूर अपने परिवार के साथ। वो पेंटिंग करते हैं, बागवानी करते हैं और आध्यात्मिकता में वक्त बिताते हैं। वो अब उस जहरीले माहौल से दूर हैं जिसने उन्हें इतना दर्द दिया। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, मैं अब अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढ रहा हूं। ये दिखाता है कि उन्होंने शोहरत की अंधी दौड़ से आगे बढ़कर मन की शांति को चुना है, जो शायद किसी भी अवार्ड या ब्लॉकबस्टर फिल्म से ज्यादा कीमती है। तो आखिर में गोविंदा की कहानी को हम किस तरह देखें? क्या ये एक ट्रेजेडी है? मैं इसे ट्रेजेडी नहीं कहूंगा। ये एक सबक है। ये कहानी हमें बताती है कि सफलता स्थायी नहीं होती और शोहरत वफादारी की गारंटी नहीं देती।
दुनिया तब तक ही आपके लिए ताली बजाती है जब तक आप चमक रहे होते हैं। लेकिन जो एक बार लेजेंड बन जाते हैं वो हमेशा लेजेंड रहते हैं। शायद गोविंदा ने अपना ताज खोया नहीं, बस उसे खुद ही उतारकर एक शेल्फ पर रख दिया और सम्मान के साथ आगे बढ़ गए। गोविंदा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या शोहरत की दुनिया में वफादारी की कोई जगह है, या हर कलाकार का अंत में यही सच होता है, जब तक आप रोशनी में हैं दुनिया आपके साथ है? इस पर सोचिएगा जरूर।